नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। जम्मू कश्मीर को लेकर अहम दिन है आज। पीएम मोदी की अगुवाई में एक बड़ी बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इसमें जम्मू कश्मीर के सियासी भविष्य पर मंथन किया जाएगा। बैठक में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर की गुपकार समूह समेत अलग अलग पार्टियों के 14 नेता शामिल हो रहे हैं। खबर है कि इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जैसे पुराने दल पीएम की बैठक में अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी के साथ होने वाली बड़ी बैठक अब शुरू होने वाली है। अलग अलग पार्टियों के 14 नेता शामिल होंगे इस बैठक में और साथ ही कश्मीर के सियासी भविष्य को लेकर इसमें रूपरेखा तय की जाएगी। सभी दलों के साथ विचार विमर्श करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम की अगुवाई में ये बड़ी बैठक, उस पर अपडेट हम आपको देंगे। और अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, क्या बैठक शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होने वाली है। अधिकतर जो नेता हैं, जो इनवाइटी हैं, वो पहुंच चुके हैं और काफी महत्वपूर्ण बैठक कहा जा सकता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को लेकर बयान दिया था कि पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहिए, उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखा फारूक अब्दुल्ला। बैठक से पहले जब हम लोगों ने जानना चाहा कि जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है उस पर फारूक अब्दुल्ला क्या सोचते हैं, तो यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बयान को लेकर के और एजेंडा को लेकर के जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता आज की बैठक में पहुंच रहे हैं, उनमें भी एक यूनिटी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो बैठक है वो मुख्यतः परिसीमन को लागू करने और आगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया किस तरह से बढ़ाई जाए उसको लेकर के है। और इंतजार करना होगा कि क्या क्या चीजें जो है इस बैठक में चर्चा की गई, राजनीतिक पार्टियों ने क्या क्या बोले, इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। ये रहा मुश्किल जरूर है अनूप, लेकिन कह सकते हैं कि पॉजिटिव इरादों के साथ इसकी शुरुआत की गई है कि इस तरह से आइसिंग ब्रेक की जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कौन सा मोमेंट ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को खत्म किया, परिस्थितियां बदल गई और जिस तरीके से वहां पर पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करने की बात लगातार पिछले दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार कर रही है, तो सरकार प्रतिबद्ध है कि वहां पर जल्द से जल्द जो है वो एक चुनी हुई सरकार बने। और यही वजह है कि ये बात इस मसले पर लटक गया है कि वहां परिसीमन होना है। जी जब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी, बिल्कुल, आगे अनूप आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि ये बैठक यहाँ पर बैठक में शामिल होने के नेता लगातार पहुंच रहे हैं और बैठक में किस बात पर सहमति बनती है, किन किन मुद्दों को लेकर राय रखी जाती है, उन तमाम चीजों को लेकर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और अब बात करते हैं गाजियाबाद के लोनी कांड की, जहां आज लोनी पुलिस ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी का इंतजार कर रही थी। मनीष तो नहीं आए, बल्कि उनके वकील का जवाब आया है। ट्विटर के वकील ने कहा कि इस केस में सुरक्षा की मांग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्विटर की ओर से अर्जी दी गई है, जिस पर सुनवाई दोपहर बाद होगी। इसीलिए आज वो फंस गए हैं, जिसकी वजह से वो यहां पर पेश नहीं हो पाए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार बच्चों की वैक्सीन जल्द से जल्द लाने की तैयारी में जुटी हुई है। इसको लेकर कानपुर में बच्चों पर कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कानपुर में देश की पहले सबसे छोटी बच्ची पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया, जिसकी उम्र मात्र 2 साल 8 महीने है, जिसे कल वैक्सीन लगाई गई। पहले दिन कुल 5 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। जिन 5 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ है उनमें 3 बच्चे कानपुर नगर के, जबकि 2 बच्चे कानपुर देहात के हैं। वैक्सीन लगने के बाद उनकी लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। फिलहाल अभी तक बच्चों में किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिली है। वहीं वैक्सीन का ट्रायल करने वाले डॉक्टर प्रोफेसर जेएस कुशवाहा से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित गंजू ने बात की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए और चिकित्सकों की चिंता का विषय बनी है। इसी कड़ी में बच्चों की और खासकर जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी ट्रायल ली गई। क्या ये ट्रायल थी, कैसे रही, उसको जानने के लिए मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हमारे साथ खुद हैं। कुशवाहा सर, क्या ट्रायल था, पूरा विस्तार? हमारे यहाँ बच्चों को ट्रायल कोवैक्सीन का चल रहा है, जिसमें कि 3 भागों में बांटा गया है, 12 से 18, 6 से 12 और 2 से 6। 12 से 18 में 20 बच्चों को दिया गया, 6 से 12 में 20 बच्चों को दिया गया और 2 से 6
वाले में 5 बच्चों को कल दिया गया है। जो सबसे छोटी बच्ची वो 2 साल 8 महीने की थी, उसको वैक्सीन दिया गया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे कम उम्र की ये बच्ची पूरे भारत की है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हमारे सेंटर में जो यूपी में अकेला सेंटर है जिसमें कि ये 2 साल 8 महीने की बच्ची के वैक्सीन दिया गया है। आपने देखा है डॉक्टर कुशवाहा, जिनका साफ कहना और मानना है कि कोरोना की इस लहर को रोकने के लिए जहां एक और बच्चों पे इसका कोई इम्पैक्ट ना हो, उसकी ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। और भारत की, इनके संज्ञान में भारत की सबसे कम उम्र की बच्ची जिसकी उम्र 2 साल 8 महीना कुछ दिन है, उस पर ये ट्रायल लिया गया और उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और वो सकुशल अपने घर चली गई। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण केस की जांच तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार देर रात यूपी एटीएस की एक टीम फतेहपुर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। खबर यह भी है कि इस मामले में एलआईयू ने उमर गौतम से जुड़े 50 से ज्यादा उनके करीबियों के मोबाइल नंबर की लिस्ट एटीएस को सौंपी है। इसके अलावा एक प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट मदरसे में फंडिंग की आशंका जाहिर की गई है। पुलिस उमर से जुड़े लोगों की चल अचल संपत्ति भी खंगाल रही है। इस मामले में इस्लामिक संगठन से जुड़े उन लोगों की भी छानबीन की जा रही है जो उमर गौतम को तकरीर के लिए फतेहपुर बुलाया करते थे। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने अपनी जांच तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक देर रात एटीएस की टीम फतेहपुर पहुंची और आरोपी उमर गौतम से जुड़े तमाम लोगों की चल अचल संपत्ति को खंगाल रही है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि फतेहपुर जिले में 2 मदरसों में फंडिंग की भी बात सामने आई है। फिलहाल यूपी एटीएस के अलावा लोकल पुलिस और आईबी भी पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ डीएस यादव, न्यूज़ 18 फतेहपुर। धर्मांतरण केस में एक और खुलासा हुआ है। फतेहपुर के नूरुल हुदा स्कूल आता था उमर, हिंदू बच्चों को पढ़ाई जाती थी अरबी। हिंदू देवताओं के अपमान का भी आरोप है। महिला टीचर ने पुलिस को भी दी थी शिकायत। टीचर को भी इस्लाम अपनाने के लिए लालच दिया गया। नूरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल का ये मामला है, जहां एक टीचर ने पुलिस में शिकायत भी दी थी कि वहां हिंदू बच्चों को अरबी पढ़ाई जाती है और साथ ही महिला टीचर को इस्लाम अपनाने का लालच भी दिया गया था। वहीं धर्मांतरण से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां बिठूर का ज्योति बधिर स्कूल निशाने पर था। राजू आलम ने स्कूल का दौरा किया था। कई छात्रों का माइंड वॉश करने का आरोप है। नोएडा डेफ सोसाइटी ने राजू आलम को भेजा था यहां। एटीएस ने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की है। इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हमारा कहना यही है, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। जांच में तो उससे पूछा जाएगा जो लोग मुसलमान हुए हैं कि तुमको कोई धमकी दी गई या तुमको कोई लालच दी गई, तुम मुसलमान हुए, यही तो जांच है। ये जांच में ऊपर से आसमान से उतरेगा और बताएगा, वही लोग तो बताएंगे कि जिनको जो कन्वर्ट हुए। वहीं सोशल मीडिया पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से बीजेपी की सांसद मेनका गांधी के खिलाफ बॉयकॉट मेनका गांधी और माफी मांगे मेनका ट्रेंड कर रहा है। दरअसल मेनका गांधी पर आरोप है कि उन्होंने पशु चिकित्सकों के साथ बदसलूकी की है और उन्हें अपशब्द कहे हैं। उनके 2 ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। ये पूरा मामला एक डॉगी के इलाज से जुड़ा हुआ है। ऑडियो के मुताबिक मेनका एक डॉगी का सही इलाज न किए जाने से नाराज हैं। वो डॉक्टरों को सस्पेंड करने, क्लिनिक बंद करा देने और कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से सजा दिलवाने की बात कर रही हैं। इन ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद से ही वेटरनरी डॉक्टरों में काफी नाराजगी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपका मैं ले लूं और खत्म करें मैं? बोलिए। नहीं मैडम। इतने यूजलेस ब्लडी फूल आदमी हो तुम। ये एक औरत ने तुमको 5 कुत्ते भेजे हैं, उसमें से एक भाग गया। हाँ, 2 स्टिचेस हील नहीं हुए, 1-2 प्रेग्नेंट है। हाँ, ये उनके सारे कान इस तरीके से कटे हैं कि उनके पास ईयर इन्फेक्शन हो गया और फीवर हो गया। हाँ नहीं मैं अभी तेरी लाइसेंस लेकर के रखूं, नहीं समझे? नहीं, 2 तारीख को मैडम हमने उनके 3 कुत्ते लाए थे, 3 फीमेल थे। उनका 4 तारीख को ऑपरेशन हुआ था और उनका रिलीज 17 तारीख को हुआ था।
तुमने एक वापस भेजा था सेइंग कि उसके स्टिचेस हील्ड नहीं है और अभी तक नहीं आया, और जो तुमने रिलीज किए थे उन सब के कान को प्राइवेटली ट्रीट करना पड़ा क्योंकि तुमने इस तरीके से काटे जैसे तुम्हारे। नहीं मैडम, नहीं गलत। मैं बंद कर दूं तुम्हारे सेंटर को, मैं बंद करने वाली हूँ और तुम्हारा लाइसेंस चले जाना चाहिए। तुमने ही ऑपरेट किया ना। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हाउस को कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का यह बयान सामने आया है। कोविड की थर्ड वेव को देखते हुए यह फैसला सीएम ने लिया है कि सीएम हाउस में कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का यह बयान सामने आया है। दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी दीपांकर, और क्या कहा है सीएम ने? बिल्कुल अपर्णा, मुख्यमंत्री से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि तीसरी लहर की किस तरह की तैयारी उत्तराखंड में, तो उन्होंने कहा कि दूसरी लहर अब निपट चुकी है जिसमें सरकार ने अच्छे काम किए और अब तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने 500 बेड के 2 कोविड केयर सेंटर्स को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तैयार किए। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसे भी कोविड के लिए तैयार किया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री का जो आवास है वो कोविड के लिए तैयार किया जाएगा, थर्ड वेव के लिए। और अब इस बात बयान को लेकर तमाम राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि अगर यही करना था तो फिर आपने जमीन पर किस तरीके की तैयारी की, और ये मजाक है मुख्यमंत्री का बयान कि मुख्यमंत्री आवास को कोविड के लिए तैयार किया जाए। पढ़ना जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।